Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। वैसे तो ये साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का टॉपिक है, लेकिन किसी भी बच्चे के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, चाइल्डहुड के बारे में, तो अगर हम पर्सनैलिटी के बारे में अगर नहीं पढ़ते तो हमारे लिए वो अधूरा है। किसी का व्यक्तित्व को जानना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में टीचर के लिए तो ये मस्ट है कि बच्चों में व्यक्तित्व का विकास करना, उसमें एक बैलेंस पर्सनैलिटी का निर्माण करना, ये अध्यापक का मुख्य कार्य है। तो पर्सनैलिटी जैसे कि इसके शब्द से ही है व्यक्तित्व। हम इसका जो प्राचीन समय से इसका जो हम लगा रहे हैं अर्थ, वो ये है कि किसी का डील डोल देखकर, किसी की लंबाई देखकर, किसी की फिजिक देखकर हम ये कहते हैं कि इसका व्यक्तित्व बहुत सुंदर है या व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, ऐसा माना गया है। बट व्यक्तित्व की ये जो पुरानी परिभाषा है ये संपूर्ण नहीं है। व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में ये एक होल मैन है। पर्सनैलिटी इज द होल मैन, यानी कि व्यक्तित्व जो है संपूर्ण मनुष्य है। उसके अंदर जितने भी मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये जितना मैंने अब तक पढ़ाया, अगर ये सारे गुण उसके अंदर है तो व्यक्तित्व का एक परिभाषा बनती है। उसका बिहेवियर, उसके आइडियल, उसके वैल्यू, उसकी जितने भी समुचित, उसका पास्ट बिहेवियर पैटर्न, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेबिलिटीज, एप्टीट्यूड, उसके अंदर जो भी छुपी हुई क्षमताएं हैं, उन सब को लेकर हम तभी उसकी पर्सनैलिटी की परिभाषा जान सकते हैं। पर्सनैलिटी जबकि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का जो ग्रीक वर्ड, लैटिन शब्द जिसको कहते हैं, लैटिन वर्ड जो है ग्रीक में, इसको पर्सोना से निकला है, PERSONA, पर्सोना, जिसका मतलब है मास्क, मुखौटा। पुराने समय में जब हम कोई प्ले या नाटक होते थे तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मुखौटा लगाते थे। जहाँ रामलीला में कोई पार्ट अदा करना, रावण का, राम का, सीता का, तो वही मुखौटा लगा लेते थे। तो उसको कहते थे हम पर्सोना का वर्ड, जो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा से निकला है, पर्सोना, जिसको हम पर्सनालिटी का जो पर्सनालिटी जो शब्द निकला है वो पर्सोना से ही निकला है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, क्योंकि व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाओं को देखने के बाद, समझने के बाद, हम किसी व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी को जानने के लिए विभिन्न परिभाषाओं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी इन वेरियस व्यूज, जब तक हम विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्तित्व का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम पर्सनैलिटी के बारे में नहीं समझ सकते। तो मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी इन वेरियस व्यूज, विभिन्न दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है, सबसे पहला जो व्यू है, वो है फिलोसफिकल व्यू, दार्शनिक दृष्टिकोण। फिलोसफिकल व्यू, दार्शनिक दृष्टिकोण, जो कि बहुत प्राचीन भाषा है, जिसमें व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है कि पर्सनैलिटी इज द आइडियल ऑफ परसेप्शन। पर्सनैलिटी इज द आइडियल ऑफ परसेप्शन ऑफ इट सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है।
ये पूर्णता का प्रतीक है। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। ये पूर्णता का प्रतीक है। इस पूर्णता का आदर्श ही व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। पर्सनैलिटी द आइडियल ऑफ परसेप्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मा को जानना ही व्यक्तित्व है। ये है दार्शनिक व्यू, जो कि फिलोसफिकल व्यू है, दार्शनिक दृष्टिकोण है। उसके बाद आता है सोशियोलॉजिकल व्यू, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्सनालिटी इज द सब्जेक्टिव साइड ऑफ कल्चर। पर्सनालिटी इज द सब्जेक्टिव साइड ऑफ कल्चर। व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है। व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है। पर्सनैलिटी इज द सब्जेक्टिव साइड ऑफ कल्चर, क्योंकि व्यक्तित्व उन सभी तत्वों का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्तित्व का एक सामाजिक प्रभाव है, सांस्कृतिक पक्ष है। ये सोशियोलॉजिकल व्यू कहते हैं। अब है साइकोलॉजिकल व्यू। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। साइकोलॉजिकल व्यू, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें वुडवर्थ ने कहा है, पर्सनैलिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। पर्सनैलिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। यानी कि पर्सनैलिटी के अंदर सभी गुण जो उसके जन्मजात, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट से मिलते हैं, उसकी भावनाओं और इच्छाओं का समुदाय है। व्यक्तित्व का अर्थ वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही एक रूप है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि हेरिडिटी भी है और अर्जित किया हुआ, यानी कि वातावरण से प्राप्त हुआ जो उसका समूचा सार है व्यक्ति के व्यवहार का, वह उसको व्यक्तित्व कहता है। यानी कि पर्सनैलिटी का टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। टोटल क्वालिटी में क्या क्या आ जाता है, इसमें 12 गुण आते हैं, जैसे रुचि है, कैपेबिलिटी है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उसका बिहेवियर है, उसके वैल्यू है, उसका कल्चर है। ये उसके अंदर जो समूचा सार है उसका व्यक्तित्व होता है। अब आता है साइको एनालिसिस व्यू, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। अभी तो मैंने कहा था ना साइकोलॉजिकल व्यू, अब है साइको एनालिसिस व्यू, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। इसमें फ्रायड एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर बड़ा कार्य किया है। ये जो मनोचिकित्सक है जिन्होंने मन का विश्लेषण किया है, उन्होंने फ्रायड ने पर्सनैलिटी को 3 में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है। पहला है ईद, ID ईद, इदम। दूसरा है ईगो, EGO, जिसको हिंदी में कहते हैं अहम। ईद को हिंदी में भी इदम ही कहेंगे, ईद ही कहेंगे। और तीसरा है सुपर ईगो, परम अहम। इदम, ईगो, सुपर ईगो।
इदम अहम और परम अहम। इदम जो है कॉन्शियस मन है, कॉन्शियस जिसको हम माइंड कह सकते हैं, कि जो जिसमें हमें जल्दी संतुष्टि मिलती है किसी कार्य को करने से। ये इनोसेंट एक्शन है, या कह दो कि इग्नोरेंट या अज्ञानता का भी कह सकते हो, जिससे हमें शीघ्र संतुष्टि मिलती है। इसमें फ्रायड ने सेक्स का भी जिक्र किया है कि इदम से हमें जल्दी ही संतुष्टि मिलती है, या ये चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है, ये प्राकृतिक शक्तियां हैं, नेचुरल पावर जिसके अंदर होता है कि वो अबोधिता और अज्ञानवश कार्य करता है और वो चीज को शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, जिससे उसे शीघ्रता से संतुष्टि मिले। लेकिन जो ईगो है, अहम, वह कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों पावर्स है, चेतन और अचेतन, जिसमें लॉजिक और इंटेलेक्चुअल का भी समावेश है, तर्क और बुद्धि का भी समावेश है। इसका संबंध इदम तथा अहम दोनों से है। तर्क और बुद्धि का कार्य जो करता है, यानी कि ये इदम तो था कॉन्शियस, ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को लेता है, और लॉजिक यानी कि तर्क और बुद्धि से कार्य करता है अहम, ईगो। इसका संबंध इदम तथा अहम दोनों से है। ये संतुष्टि भी प्राप्त करना चाहता है, बट इनोसेंटली नहीं, अज्ञानतावश नहीं, शीघ्रता से नहीं, बल्कि लॉजिक से, तर्क देकर और अपनी इंटेलेक्चुअल दृष्टिकोण से ये प्राप्त करना चाहता है। तीसरा है सुपर ईगो, परम अहम। सुपर ईगो, परम अहम, ये व्यक्ति का आइडियल होता है, ये व्यक्ति का आदर्श होता है। इसमें मोरालिटी है, वह नैतिकता के आधार पर अहम की आलोचना करता है, ईगो की क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि इसके अंदर मोरालिटी है, परम अहम, आइडियल है, मोरल है, तथा उसे सही मार्ग दिखाता है। समझ आ गया फ्रायड ने, जो कि साइको एनालिसिस व्यू है। फ्रायड ने, ये एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर का भी, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण क्या है पर्सनैलिटी का, तो ये इसके जन्मदाता फ्रायड है, और फ्रायड ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है, इदम, ईगो और सुपर ईगो। इदम अहम और परम अहम। इदम जो है वो चेतन मन में स्थित प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो अबोधिता और अज्ञानता की अवस्था की है। इन्हें क्या है कि शीघ्र ही संतुष्टि चाहिए, क्योंकि इसमें उसने सेक्स की बात की है। फिर है अहम, ईगो, जो कि कॉन्शियस और चेतन और अचेतन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों को मानता है, लेकिन ये लॉजिक और इंटेलेक्चुअल, ये तर्क और बुद्धि को लेकर चलता है, तर्क और बुद्धि को लेकर चलता है, क्योंकि इसका संबंध हृदय से होता है। इदम और अहम दोनों से है ये ईगो, और परम अहम, सुपर ईगो, जैसा कि मैंने कहा कि ये आइडियल है, इसमें मोरालिटी है, यानी कि
जो परम अहम है वो व्यक्ति का आदर्श होता है। वह नैतिकता के आधार पर अहम की आलोचना करता है तथा उसे सही मार्ग दिखाता है। इस प्रकार हमारा जनरल दृष्टिकोण क्या है, सामान्य दृष्टिकोण, जो ले मैन का व्यू है, सामान्य दृष्टिकोण, ले मैन व्यू या जनरल व्यू, ये है कि पर्सनैलिटी इज द स्टिमुलस वैल्यू, पर्सनैलिटी इज द stimulus value which one individual has for another. Personality is the stimulus value which one individual has for another. व्यक्तित्व वह उद्दीपक मूल्य है जो एक व्यक्ति दूसरे के लिए रखता है। व्यक्तित्व वह उद्दीपक मूल्य है जो एक व्यक्ति दूसरे के लिए रखता है। यानी कि व्यक्तित्व का अर्थ जो है व्यक्ति के प्रभाव के उन गुणों से लिया जाता है जो दूसरों के हृदय पर विजय पाने में सहायक होते हैं। यानी कि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो दूसरों के हृदय पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि व्यक्तित्व वह उद्दीपक मूल्य है जो एक व्यक्ति दूसरे के लिए रखता है। पर्सनैलिटी इज द स्टिमुलस वैल्यू विच वन इंडिविजुअल हैज फॉर अनदर। इसीलिए हम कह सकते हैं, इन सब व्यूज को देखते हुए हमने देखा मैन का भी देखा कि सामान्य दृष्टिकोण क्या है। इस प्रकार हम देखते हुए कहते हैं कि व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है उसमें फिजिकल, पर्सनैलिटी के अंदर पर्सनैलिटी केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं है कि आपके रूप, रंग, लंबाई, ऊंचाई, ढील डोल को देखकर हम किसी को पर्सनैलिटी की परिभाषा नहीं दे सकते। हम किसी की ये नहीं कह सकते कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, बल्कि पर्सनैलिटी के अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, सेंसिव, मोरल सभी लेवल आते हैं, सभी पक्ष आते हैं, तभी वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी कहलाता है। अब है कि पर्सनैलिटी की विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक इज द ऑफ पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये यूनिक है, स्पेसिफिक है। यानी कि दो लोगों की पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती, चाहे वो ट्विंस भी क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, उनका व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग है, यूनिक है, विशेष है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। सबके पास अपने अपने गुण, अपने अपने ट्रेड्स अलग अलग होते हैं। फिजिकल जो आप दिख रहे हैं वह पर्सनालिटी नहीं है, ये एक पर्सनालिटी का पार्ट है। ये पार्ट, हाँ, क्योंकि दो व्यक्तियों के जब फिंगरप्रिंट ही अलग अलग होते हैं
तो पर्सनैलिटी भी सेम नहीं हो सकती। इसलिए ये यूनिक है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। किसी भी दो व्यक्तियों की पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती, चाहे वो ट्विंस भी क्यों ना हो, क्योंकि उनके भी ट्रेड्स अलग अलग होते हैं, उनके अंदर भी गुण और बिहेवियर अलग अलग होता है। सेकंड है डायनामिक पर्सनैलिटी, परिवर्तनशील है, डायनामिक है। डायनेमिक यानी कि परिवर्तनशील है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि पर्सनैलिटी जो है वो हेरेडिटी भी है और एनवायरनमेंट से भी है, दोनों का मिक्सचर है। हेरेडिटी भी है और एनवायरनमेंट भी है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण से भी संबंधित है। से मैं आपको बताती हूँ कि परिवर्तनशील कैसे है, उसका पॉइंट मैं दोबारा बता देती हूँ कि डायनामिक पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो 3-4 साल पहले हमारी पर्सनैलिटी थी अब अलग है, जो हमारी बचपन में पर्सनैलिटी थी वो युवावस्था में अलग है, जब हम जॉब करते हैं, जब हम किसी पद पर पहुंचते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है, जब हम घर में रहते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अलग है, जब हम बॉस के सामने होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अलग दिखती है, जब हम एक फादर के पास जाते हैं हमारी पर्सनैलिटी अलग है, जब हम दोस्त के सामने जाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अलग है, जब हम टीचर के सामने जाते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अलग है। तो ये डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। इस व्यक्तित्व का ये नहीं है कि एक स्ट्रेट है या स्थिर है, ये परिवर्तनशील है। समय समय पर हमारे व्यक्तित्व में अंतर आता है, जो 10 साल पहले मैडम थी आज नहीं है, उसमें परिवर्तन आता है। जब हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं, जॉब ले लेते हैं या हमारी मैरिज हो जाती है, हमारा स्टेटस चेंज हो जाता है, तो हमारी पर्सनैलिटी में अंतर आता है। तो पर्सनैलिटी जो है वो परिवर्तनशील है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये हेरेडिटी और एनवायरनमेंट से, दोनों से है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हेरेडिटी नहीं है। वंशानुक्रम हमें ये जो डील डोल्ड फिजिकल शरीर मिला है उसका गठन है, आंखें हैं, बालों का रंग है, हमारी लंबाई ऊंचाई है, तो ये हमें हेरेडिटी से है। हमारे अंदर जो भी क्षमता है, शांत स्वभाव है या उग्र स्वभाव है, ये सारा हेरेडिटी से आया है। और एनवायरनमेंट से हमने बहुत कुछ सीखा है, वातावरण से बहुत कुछ अर्जित किया है, जैसे विद्यालय में, परिवार में, आस पड़ोस में, दोस्तों में, या अपने जो कलीग्स हैं उनसे, या हम जॉब के दौरान जिनसे मिलते हैं उनसे, हमारे वातावरण से भी हम अपनी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स लेते हैं। चौथा इसका विशेषता है कि ये कंप्लीट बिहेवियर, पूर्ण व्यवहार, कंप्लीट बिहेवियर, संपूर्ण व्यवहार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ समायोजित है। इसमें फिजिकल, मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, हमारी सेंसेस कंट्रोल, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इसलिए इसको यूनिटी भी कहते हैं, एकता, क्योंकि व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है। व्यक्तित्व में सभी पक्ष निहित है, उनका मूल्यांकन करके ही हम कह सकते हैं किसी के व्यक्तित्व के बारे में। फिर ये सोशलिटी भी है, सामाजिकता भी है इसके अंदर, वो भी सारे गुण आते हैं। आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण क्या गुण क्या है? आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस।
एक जो परिपक्व बालक होता है उसके अंदर दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा, सफलता विफलता आदि में बैलेंस रहना, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये तो थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की विशेषताएं। मैंने बताया कि ये यूनिक है, स्पेसिफिक है। दो लोगों की पर्सनालिटी सेम नहीं हो सकती, चाहे ट्विंस हो, उनके ट्रेड्स अलग अलग होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं। डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, बचपन से युवा अवस्था में आते आते, फिर प्रौढ़ अवस्था में आते आते, फिर वृद्धावस्था में आते आते, या किसी पोस्ट पर आने पर विद्यालय में, स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग है। और किसी के सामने, टीचर के सामने, फादर के सामने, या अपने किसी गुरु के सामने, दोस्तों के सामने हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। हेरेडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का मिश्रण है, यानी कि वंशानुक्रम भी है और वातावरण से भी अर्जित है। यानी कि हम जो अपनी फिजिकल डील डोल देख रहे हैं, या अपनी आंखें का कलर, या अपना चेहरे का रंग, या हमारे बालों का रंग, ये हमारे हेरेडिटी से आता है। एनवायरनमेंट, आस पड़ोस का वातावरण, स्कूल का वातावरण, परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, अपने कलीग का वातावरण से जो हम अपने परिवार, अपने में ट्रेड ले आते हैं, अपने गुण ले आते हैं, वो वातावरण से है। फिर एक कंप्लीट बिहेवियर है, क्योंकि संपूर्ण व्यवहार है, इसमें इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, और इसके अर्थ वैल्यू, हमारी कल्चर, हमारी मोरालिटी, हमारी जो है स्पिरिचुअल, सभी का मिश्रण है। संपूर्ण सारे गुण है, जिसको हम 12 गुण कह सकते हैं, वो हमारे अंदर है, हमारे बिहेवियर के अंदर, उसी को हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ये हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस, सामाजिकता और एडजस्टमेंट, समायोजन, ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है कि हम कैसे किसी के साथ एडजस्ट होते हैं, अपने वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं, अध्यापक के साथ, दुकानदार के साथ, डॉक्टर के साथ, या किसी और वातावरण में, या लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं अपने संतुलन से, अपने एडजस्टमेंट से। ये हमारी विशेषता है। अब है कि व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, वैसे तो बहुत सारी पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं। कुछ खिलाड़ी होते हैं, गठीले वाले शरीर वाले, एथलीट्स जो पिकनिक वाले होते हैं, जिनमें बिल्कुल, और कोई कोमल हृदय वाले होते हैं, सेल्फ माइंडेड, कोई टफ माइंडेड होते हैं, कठोर हृदय वाले, कुछ एंडोमार्फिक होते हैं जो भावुक होते हैं, आराम प्रस्त होते हैं, सुख चाहने वाले होते हैं, कुछ एक्टोमार्फिक होते हैं जो शरीर में दुबले पतले कमजोर होते हैं, संवेदनशील, भावुक, बौद्धिक और कल्याणवादी होते हैं। लेकिन मेन की साइको एनालिसिस एक युंग हुए हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व को 2 पार्ट्स में बांटा है, 2 भागों में मेन बांटा है। एक है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट। एक है इंट्रोवर्ट और एक है एक्सट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो मेन 2 है। वैसे तो
बहुत सारे भाग हैं, लेकिन पार्ट्स वो मेन है जो युंग ने कहा है। जो अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले होते हैं, वो चिंतनशील होते हैं, अपनी ओर ही केंद्रित, सेल्फ मतलब कि सेंट्राइज होते हैं, कर्तव्य प्रयाण होते हैं, प्रतिक्रियावादी होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कष्टों के प्रति सजग रहते हैं, संवेदनशील होते हैं, जिनको बाहरी संसार से कोई लेना देना नहीं होता, बाहरी जगत की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं होता, जो एकांकी होते हैं, सदैव अपने में ही मस्त रहते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते, हंसी मजाक नहीं करते, सस्ती लोकप्रियता के इच्छुक भी नहीं होते, विचार प्रदान, भाव प्रदान और दृढ़ दृष्टि प्रदान होते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, हर समय चिंतित रहते हैं, आत्म चिंतन करते रहते हैं, आज्ञाकारी होते हैं लेकिन घबराने वाले होते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। इसमें वो आते हैं जो अच्छे लेखक हैं या अच्छे वक्ता तो नहीं, अच्छे लेखक कह सकते हैं। दूसरे होते हैं बहिमुखी, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पता लग गया ना, जो चिंतनशील होते हैं, अपने में ही मस्त होते हैं, एकांकी होते हैं, बाहरी जगत से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, लोकप्रियता उन्हें नहीं पसंद, हंसी मजाक उन्हें नहीं पसंद, भाव प्रदान, विचार प्रदान होते हैं, और वो चिंताग्रस्त रहते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, आंतरिक चिंतन करते रहते हैं, लज्जावान होते हैं, कम वाचाल होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, पुस्तकों और पत्रिकाओं में रुचि लेते हैं, अच्छा लेखक बन जाते हैं, शांत होते हैं। पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति बाहरी जगत से उनकी होती है चेतना रुचि, उनकी रुचि केवल बाहरी जगत से होती है, वो आध्यात्मिक विषयों में ज्यादा रुचि नहीं लेते, इनमें कार्य कुशलता अधिक होती है, इनको प्रसन्न रहने वाले होते हैं और प्रशंसकों से घिरे रहना इनको अच्छा लगता है, प्रसन्न रहते हैं और प्रशंसकों के बीच में रहने वाले होते हैं, इनकी इच्छा होती है कि प्रशंसक से हम घिरे रहे, व्यवहार कुशल होते हैं, जल्दी निर्णय ले लेते हैं, साहस का कार्य करने में भी इनकी जो दृढ़ता है वो देखी जाती है, ये कष्टों और परेशानियों से घबराने वाले नहीं होते, आशावादी होते हैं, वातावरण में जल्दी मिक्स हो जाते हैं, बाहरी जगत से इनका लगाव होता है, ये स्वयं को पीड़ा देने वाले नहीं होते, चिंता मुक्त होते हैं, सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं, दाह प्रवाह बोलने वाले होते हैं, ये विकास उन्मुखी या भी इनको कह सकते हैं, विकास करने वाले होते हैं। ये दो प्रकार के युंग ने बताए हैं, बहिमुखी और अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, दोनों का व्यक्तित्व, दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है। अंतर्मुखी जो केवल अपने बारे में सोचने वाला, घबराने वाला, चिंतनशील, अच्छा लेखक कह सकते हो, पुस्तकों और पत्रिकाओं में घिरा रहने वाला, लज्जावान, जो बाहरी जगत से उससे कोई लेना देना नहीं होता, एकांकी होते हैं, कर्तव्य प्रयाण होते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते, हंसी मजाक नहीं करते, ज्यादा मित्रता में विश्वास नहीं है, लेकिन बहिमुखी जो होते हैं वो इससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बाहरी जगत से इनको रुचि होती है और ये जल्दी निर्णय लेते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और
वातावरण में एडजस्ट होते हैं और प्रसन्न रहते हैं, प्रशंसकों से घिरे रहते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, स्वयं को पीड़ा देने वाले नहीं होते, हर परिस्थिति में साहस से कार्य करने वाले होते हैं, विकास उन्मुखी होते हैं। ये तो थे युंग के आधार पर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब है कि जो आधुनिक वर्गीकरण है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी की, वो कहते हैं कि मैन ऑफ फीलिंग, जो भावुक व्यक्ति होते हैं, कुछ भावनाओं से ही कार्य करते रहते हैं। और दूसरा है कि मैन ऑफ एक्शन, कर्मशील व्यक्ति, जो केवल रचनात्मक कार्यों में ही रुचि लेते रहते हैं, उनको कर्मशील व्यक्ति कहते हैं। तीसरा है मैन ऑफ थॉट्स, विचारशील व्यक्ति, जो उच्च कोटि के विचारक होते हैं और किसी भी कार्य को भली भांति सोच विचार के करते हैं। ये थे आपके टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के प्रकार। अब है कि टीचर की क्या भूमिका है। बालकों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों में पर्सनैलिटी का विकास करने के लिए टीचर कैसा होना चाहिए। मेरे विचार में सबसे पहले तो टीचर को बैलेंस होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सन होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, और डेवलपमेंट ऑफ एक्टिवनेस, बच्चों में सक्रियता का विकास करने वाला होना चाहिए, यानी कि बच्चे हर चीज में पार्टिसिपेट करें, उनको कोई ना कोई भूमिका दे जिससे वो सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। इमोशनल अवेयरनेस जिनके अंदर पैदा करना चाहिए कि बच्चों के अंदर संवेदनात्मक चेतना होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए कि वो ना तो कष्टों में घबराएं और ना ही उनसे दूर भागे, बल्कि उन कष्टों को अपने बुद्धि के द्वारा अपनी उनकी मनोदशा को समझकर उसका सामना करें, निर्वाह करें। आशावादिता होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म, छात्रों के अंदर निराशा के भाव नहीं होने चाहिए। ऐसा टीचर को करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे क्लास के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट या विषय पढ़ाए जाए जिसके अंदर उनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो बच्चों के अंदर, जिससे वो शुभ चिंतन कर सके, एक अच्छी सोच बना सके। उनके अंदर एक्सप्रेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि अभिव्यक्ति क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि वाद विवाद में भाग लें, अपना डेक्लेमेशन करें, डिबेट करें, क्विज में भाग लें। उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, चिंतन का विकास भी होना चाहिए कि वो कोई ना कोई, जैसे कोई किसी भी टॉपिक पर कहो कि इसके ऊपर 10 वाक्य लिखो या इसके ऊपर कोई भी ऐसे लिखो या कोई संक्षिप्त में कोई अपने बारे में लिखो या किसी के बारे में लिखो। उनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्सन एक्टिविटी होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्सन एक्टिविटी, यानी कि बहुमुखी गतिविधियों का विकास हो, कि वो बच्चों के अंदर सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भाग लें। इसलिए उनका बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना बहुत जरूरी है कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक कार्यक्रम में सक्रिय भाग ले सके। उनके अंदर बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो रिजिड नहीं हो बल्कि उनके अंदर लचीलापन होना चाहिए, तभी वो समायोजन, एडजस्टमेंट कर सकेगा वातावरण के साथ। सेल्फ एक्सटेंशन होनी चाहिए, अपने सब का विस्तार होना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने गुणों को
दिखाने के लिए उन्हें कुछ ऐसे प्रदर्शन करने चाहिए, बल्कि अपने गुणों को दमन नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास का विकास होना चाहिए। अनेक अवसरों पर बालक सब कुछ जानते हुए भी अपने विचारों और तथ्यों का प्रदर्शन नहीं कर पाते, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, यानी कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ऐसी योग्यता को प्राप्त करने के लिए बार बार उनके कार्यों की प्रशंसा करे टीचर, जिससे वो कार्य कुशल बने और उनकी भावनाओं का, उसके विश्वास का वो जागृत करे, जिससे वो अपना व्यक्तित्व विकास कर सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके उनके अंदर। सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि आर्थिक मूल्यों का भी विकास किया जाए, जिससे वो अपने कोई ना कोई ऐसा कार्य कर सके जिससे सेल्फ डेवलपमेंट, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनके अंदर इकोनॉमिकली भी वो स्टैंड हो सके। धार्मिक मूल्यों का भी विकास हो, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस वैल्यू, और रिलीजियस वैल्यू में भी रिजिडता नहीं हो, कठोरता नहीं हो, बल्कि उसके अंदर एक व्यापक दृष्टिकोण हो कि सभी धर्मों का वो मान और इज्जत करे, और मानवता का संबंध होना चाहिए, नैतिक गुण होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक वैल्यू, उनके अंदर वैज्ञानिक मूल्यों का विकास हो, यानी कि जो रूढ़िवादी चीजें हैं, जिनमें बुराइयां हैं, उनको वो दूर करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, एक साइंटिफिक वैल्यू बनाए। उसके अंदर जो अस्वस्थ परंपराएं हैं उन पर विश्वास ना रखे, बल्कि वो जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, विज्ञान से विषय है, उनको अनिवार्य रूप से उनको अध्ययन करना चाहिए। उनके अंदर एक एस्थेटिक वैल्यू भी होनी चाहिए, सौंदर्य बोध का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्य बोध का भी विकास करना बहुत जरूरी है। उनके अंदर कला, सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, उसके प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध होना चाहिए, जिससे वो कला के प्रति प्रेम कर सके। बच्चों में डेवलपमेंट ऑफ एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा का भी विकास होना चाहिए, जिससे वो अपने महत्व को समझ सके, अपने जीवन को समझ सके, उसको महत्वाकांक्षी बनाना चाहिए, अपने विचारों का सम्मान करना होना चाहिए। उनको ऐसे पुरस्कार दिए जाएं जिससे वो महत्वाकांक्षी बन सके। डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कंट्रोल, यानी कि भावात्मक नियंत्रण का विकास हो उनके अंदर, ना अधिक वो इमोशनल वीक हो और ना ही वो इतने कठोर हो। वो अपने भावनात्मक को कंट्रोल कर सके, अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सके, अपने इमोशनल को कंट्रोल करने वाले होने चाहिए। और ऑर्डरलीनेस, यानी कि उनके अंदर व्यवस्था प्रियता भी होनी चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए कि वो हर चीज को व्यवस्थित ढंग से करें, उनके कार्यों में ऐसी आदतें डालनी चाहिए कि वो हर कार्य को व्यवस्थित कर सके, तभी उनकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी, तभी उसकी संपूर्ण पर्सनैलिटी कहेंगे। कि बच्चों के अंदर अपने वातावरण से हो, कोमल हृदय हो, अनुकूलनीय आदि गुण हो उनके अंदर, तो ऐसे व्यक्तित्व का विकास बच्चों के अंदर करें। ये टीचर की जो भूमिका होनी चाहिए, अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ये था आपका पर्सनैलिटी, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड रोल ऑफ टीचर।